हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो 126 नंबर पे आ रहा था, जबकि टोटल हमारे कंट्रीज हैं वो 190 है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या इतना ही ख़राब है? जिस तरह डॉक्टर्स कसाई बने हुए हैं वो ऐसा मरीज का हाल करते हैं कि खुदा पना है। उस हिसाब से 126वें नंबर पे आ जाना भी बड़ी बात है, वरना हम लास्ट में पहले दूसरे नंबर पे हैं। पेशेंट्स को किस तरह मिसगाइड किया जा रहा है। लोग तुम्हारे यहाँ डायग्नोसिस गलत होने की वजह से मर जाते हैं। एक मेरे पास हमारे अंकल हैं, यार मुझे यहाँ पे राइट साइड पे पसली के नीचे दर्द हुई है, मैं जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में गया हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ के सारी रात मेरे हार्ट स्ट्रोक की मैनेजमेंट करते रहे। बहुत जरूरी है इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में आप रेफरेंस निकाल के जाएं, प्योर बिजनेस है ये। बच्ची को अंदर लेके गए, बच्ची को बेहोश किया ना उन्होंने, तो डॉक्टर कहता है कि हमें 1 लाख रुपया कैश मजीद चाहिए अभी, क्योंकि बच्ची बड़ी है और हमें भी पता चला है कि इसका ऑपरेशन ज्यादा पेचीदा है, तो हम इसको 1 लाख रुपया मजीद कैश अभी चाहिए। लेकिन ये जनवरी में ऑपरेशन हुआ है, आज तक बच्ची जो है वो ठीक नहीं हुई। जब भी हम कभी मेडिसिन लेने जाते हैं तो क्या हमारा डॉक्टर हमें मुकम्मल सच बताता है? डॉक्टर्स का काम जान बचाना होता है, लेकिन बहुत दफ़ा सोसाइटी, प्रेशर और पैसे का खेल बहुत सारे सच हमारे सामने नहीं आने देता। तो आज की इस एपिसोड में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बल्कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी है कि जब भी आप अस्पतालों में जाएं तो आप कौन से की पॉइंट्स लेके जाएंगे ताकि आप बड़े से बड़े स्कैम से बच सकें। तो आज के इस एपिसोड में डॉक्टर हसन मुर्तज़ा आपको वो बातें बताएंगे जो कि आपकी आंखें भी खोल देंगी और वो स्कैम्स जो आपसे छुपाए जाते हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर हसन मुर्तज़ा। मैं कल परसों एक रिपोर्ट देख रही थी WHO की, जिसमें जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो 126 नंबर पे आ रहा था, जबकि टोटल हमारे कंट्रीज़ हैं वो 190 है। 190 मुल्कों में हमारा मुल्क जो है वो 126वें नंबर पे आ रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या इतना ही ख़राब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, 126वें नंबर पे आ रहा है। जितनी करप्शन है हमारे निज़ाम में, जितनी लाक़ानूनियत है और जितना ओपनली लोग ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं, पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। उस हिसाब से 126वें नंबर पे आ जाना भी बड़ी बात है, वरना हम लास्ट में पहले दूसरे नंबर पे हैं। अगर वो WHO वाले यहाँ पे रहें कुछ देर, एनालिस्ट, और वो बीमार हो जाए बंदा और उसको किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़े और उसको पता चले कि उसको दवाई किस तरह मिली है, तो वो तो आखिर से लेके आएगा हमें पहले दूसरे नंबर पे। जितने हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करप्शन हो रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो कोई हाल नहीं है, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस तरह डॉक्टर्स कसाई बने हुए हैं, और जो उन्होंने हाथ में, एक तो पंजाबी में कहते हैं कि हाथ में टोका पकड़ा हुआ है उसने, लेकिन इन्होंने को टोके से भी बड़ी चीज़ें पकड़ी हुई हैं हाथ में, और वो ऐसा मरीज़ का हाल करते हैं कि खुदा पना है। क्योंकि मैं खुद पिछले 17 साल से इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। हम हॉस्पिटल्स में जा भी रहे हैं, खुद हॉस्पिटल्स में काम कर भी रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ भी मरबूत हैं जो ये सारी चीज़ें देख भी रहे हैं, ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं और इसका हिस्सा हैं। अगर मैं एज ए फार्मासिस्ट में बात करूँ तो हम वो लोग हैं, फार्मासिस्ट कम्युनिटी, जो कि बेसिकली सिस्टम ख़राब करने वालों में और सिस्टम ख़राब कराने वालों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम 126वें नंबर पे आते हैं ना, तो ये तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर हसन, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि जो हमारे अस्पतालों का हाल है, जो डॉक्टर्स का हाल है, तो हमें तो लास्ट पे पहले या दूसरे नंबर पे होना चाहिए था। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? पेशेंट को किस तरह डील किया जा रहा है? पेशेंट्स को किस तरह मिसगाइड किया जा रहा है? क्या उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है हॉस्पिटल्स में? देखिए, हमारे पास हेल्थ के हवाले से ना 3 डोमेन्स हैं। एक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, एक प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं। प्राइवेट फैसिलिटीज़ में हॉस्पिटल्स आते हैं और क्लिनिक्स आते हैं हमारे। इन सब में जो अब सेहत ने जो सूरत इख्तियार कर लिया ना, वो एक प्योर बिजनेस की सूरत इख्तियार कर लिया इसने। प्योर बिजनेस से मेरी मुराद ये है कि मरीज़ इसमें कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। अगर हम ये कहें कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रख के सारा काम किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं। मरीज़ एक पोटेंशियल कस्टमर है बस, इससे ज़्यादा इसकी कोई वक़्त नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, क्लिनिक्स में भी, फार्मेसीज़ पे, लैब्स में,
और इसके अलावा जहाँ पे भी पेशेंट का इंटरेक्शन हो रहा है वो एक पोटेंशियल कस्टमर है, पैसा कमाने का ज़रिया है, इसके अलावा वो कोई नहीं है। हम अगर ये देखें कि सोशल वर्क हो रहा है, खिदमत खल्क हो रही है, या अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, या कम अज़ कम इखलाकी वाले से कोई अपना काम कर रहा है, तो ये 10,000 में कोई 3-4 बंदे मिलेंगे आपको जो इस वाले से काम कर रहे 10,000 हैं। में 10,000 में 3-4 बंदे, वरना ऐसा नहीं है। हर जगह अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहाँ पर जो पेशेंट को, एक तो एक हमारी मजबूरी है कि पेशेंट को बड़ी स्पीडीली चेक किया जाता है, उसको उसके बोलने से पहले ही नुस्खा तैयार होता है, लिख लेता है डॉक्टर, फिर उसको कहा जाता है फ़लाँ फ़लाँ टेस्ट करवाएं। वो फ़लाँ टेस्ट भी अब तो खुद पे करके पेशेंट टेस्ट करवा रहा है, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद अगर उसको वहाँ से कोई मेडिसिन मिल रही है तो वो मेडिसिन भी इस तरह की है कि वो बहुत अच्छी कोई क्वालिटी की मेडिसिन नहीं है। पहले तो अब ऐसे होता था कि वो उसको मेडिसिन लिख के दे देते थे कि हॉस्पिटल के बाहर जो फ़लाँ मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ से ले लें। मेडिकल स्टोर का नाम भी बताया जाता है। कुछ हॉस्पिटल में तो ऐसा है, मेडिकल वो पेशेंट की जो स्लिप है, जो पर्ची जिसको कहते हैं, उसके ऊपर मेडिकल स्टोर की स्टैंप लगा देते हैं। उसके ऊपर मेडिकल स्टोर का नाम लिखा होता है कि इस मेडिकल स्टोर से आपको ये दवाई मिलेगी, और वो दवाई लिखते भी वही हैं जो उसी मेडिकल स्टोर से मिलेगी। ये मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, ओपीडी के डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर स्टैंप लगती है और उसके कहते हैं फलां मेडिकल स्टोर से ये दवाई, वो खप जाता है बेचारा, उसको कहीं और से वो दवाई नहीं मिलती। और क्योंकि वो पेशेंट है, वो उसकी सूरत हाल ऐसी है कि वो अपनी मर्जी से दवाई तब्दील ना कर सकता है, ना करना चाहता है, तो उसको उसी ब्रांड नेम के साथ वो मेडिसिन लेनी पड़ती है, और वो मेडिसिन वो उसी मेडिकल स्टोर, अब वो मेडिकल स्टोर वाला भी डॉक्टर को पे कर रहा है। फिर अगर डॉक्टर के अपनी फैसिलिटी से मेडिसिन मिल रही है, हॉस्पिटल से अगर मेडिसिन मिल रही है, तो हॉस्पिटल में मिलने वाली मेडिसिन का हाल ये है कि 10 से 15% उस मेडिसिन की कॉस्ट है, और बाकी जो सारी कॉस्ट है जो हॉस्पिटल या हेल्थ डिपार्टमेंट पे कर रहा है, वो लोगों की पॉकेट में जा रही है। वो एमएस से लेकर उस डॉक्टर तक की पॉकेट में जा रही है। बीच में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, हो सकता है सैटेलाइट फार्मेसी वाला भी इन्वॉल्व हो, उसमें सेंट्रलाइज फार्मेसी वाला भी इन्वॉल्व हो, मेन फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व हो, सबकी पॉकेट जब में जा रही है। और अगर हम ये जो 80 से 85% जो कॉस्ट है इसको हेल्थ पे लगाएं, तो इससे हमारी हेल्थ बहुत रेवोल्यूशनरी सतह पे बेहतर हो सकती है। लेकिन उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उसमें तो खुदा की पनाह है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर तरह का धोखा, हर तरह की बेईमानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में की जा रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। मैं क्योंकि खुद भी इसका एक विक्टिम हूँ, और मैं समझता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि तमाम डॉक्टर्स इसके विक्टिम होंगे, क्योंकि वो इस स्कैम को समझते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी अपनी भांजी है, उसकी हिप रिप्लेसमेंट का एक केस था। तो जब उसकी उम्र हुई 22 मंथ्स, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको लेके गए। हमने वहाँ के एक हेड को चेक करवाया। उसने ना कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। हमने कहा ठीक है, आप हमारे ऑपरेशन के लिए हमें टाइम दे दें। उसने कहा जी फ़लाँ कमरे से आपको टाइम मिलेगा। अब फ़लाँ कमरे में जब हम गए तो मुंशी साहब बैठे हुए थे। वो कहते जी आप यहाँ से ऑपरेशन ना कराएं, ऑपरेशन का तो टाइम आपको मिलेगा कोई 1.5 साल बाद। आप हमारे पास ना फ़लाँ हॉस्पिटल आ जाएं, वहाँ पे आप हम अभी इसका ऑपरेशन कर देते हैं। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात सुना रहा हूँ, लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की। हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे वो पता चला कि वो तो मुंशी उस हॉस्पिटल का शेयर होल्डर है, जो वहाँ पे एज ए क्लर्क बैठा हुआ है। डिस्पेंसर की मैं अगर बात करूँ, वहाँ पे एज ए डिस्पेंसर बैठा हुआ है हॉस्पिटल में। वो एक पूरे हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का शेयर होल्डर है। अब इमेजिन करें कि उसने कैसे वो हॉस्पिटल बना लिया होगा कि उसका शेयर होल्डर ही वो है। और फिर उससे बात की हमने, और डॉक्टर्स जब उसी जो मेन हेड है उस डिपार्टमेंट का, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट के हेड थे, वो वहाँ पे चेक करें। अब मेरे से एक मिस्टेक होगी, मैंने अपना तारुफ करा दिया। मैंने बता दिया मैं इस लड़की का, बच्ची का मामू हूँ, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। अच्छा, उसका माथा ठनका। उसने फौरी कह दिया कि ये इस बच्ची का ऑपरेशन अभी नहीं होगा, पहले बच्ची को अपना चला के लाएं। हालांकि जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम गए तो उसने कहा था ऑपरेशन कर देते हैं हम। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो उसने कहा नहीं, बच्ची जब तक चलेगी नहीं हम उस वक्त तक इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे।
मैंने कहा सर आपने तो पहले मान लिया था कि वो कहते ये देखें अभी मैंने इसको बड़ा गहराई के साथ चेक किया वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल हमने बड़ी कोशिश की, उसको फिजियोथेरेपी कराई वगैरह वगैरह, बहुत मेहनत की, बच्ची ने हल्का फुल्का चलना शुरू कर दिया। इस दौरान उसको 2 साल गुजर गए। हम उसके पास जाते रहे, उसको शायद याद था, 1-2 दफ़ा गए, उसको शायद याद था कि ये वही पेशेंट है जिसका कि मामू जो है वो डॉक्टर है। कोई 5-6 महीने के वक्फे से दोबारा रब्ता किया उनके साथ, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, अब आप उस हॉस्पिटल में नहीं आए, अब आप किसी और हॉस्पिटल में आए जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास था, ये भी प्राइवेट, वहाँ पे हम आपका ऑपरेट करेंगे। इस दौरान बच्ची की उम्र 4 साल हो चुकी है। तो हमने पूछा कि मैं उस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं था, तो जब वो दोबारा गए नए हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा जी टोटल जो कॉस्ट आएगी बच्ची के इलाज पे, ऑपरेशन पे और इसकी रूम पे और सारी मेडिकेशन पे वो 200,000 आएगी। उनके पास इंश्योरेंस का एक कार्ड था उसके फादर के पास, उन्होंने कहा ठीक है मेरे तो इंश्योरेंस है इतनी, मैं करवा लूँगा। तो जब उन्होंने बच्ची को अंदर लेके गए, बच्ची को बेहोश किया ना उन्होंने, जब उसको एनेस्थीसिया दे दिया तो डॉक्टर कहता है कि हमें 1 लाख रुपया कैश मज़ीद चाहिए अभी। क्यों? कि बच्ची बड़ी है और हमें भी पता चला है कि इसका ऑपरेशन ज़्यादा पेचीदा है, तो हम इसको 1 लाख रुपया मज़ीद कैश अभी चाहिए बच्ची को बेहोश करने के बाद। अब मैं वहाँ पे नहीं था, वरना हम कुछ रोला रोला डाल देते। खैर उन्होंने पे कर दिया उसको 1 लाख रुपया, कैश भी पे कर दिया। तो उन्होंने कहा आपने तो कहा था 2 लाख में होगा। नहीं जी वो हमसे गलती हुई, ये हुआ वो हुआ। 2 लाख, उन्होंने अब 3 लाख रुपया उनसे विड्रा करा लिया। अब बच्ची उनको डिस्चार्ज कर दिया, 2 दिन के बाद डिस्चार्ज मेडिकेशन दे के उन्होंने घर भेज दिया। उसके 8 दिन बाद हॉस्पिटल ने फिर उनके इंश्योरेंस कार्ड से 60,000 काट लिए, क्लेम कर लिए कि हमारा ये एक्सपेंस ज़्यादा हुआ। मतलब कि 2 लाख का ऑपरेशन बता के उन्होंने तकरीबन 360,000 उन्होंने उसको कॉस्ट की। और बच्ची ठीक हो गई? बच्ची अभी भी, हाँ भी वो बताता हूँ बच्ची का क्या हुआ। अब वो ऑपरेशन इतना पेचीदा नहीं था खैर, लेकिन उसके बाद 2-3 विजिट्स उनके पास हमने किए तो बच्ची ने कुछ 1.5-2 महीने के अंदर ठीक हो जाना था। लेकिन ये जनवरी में ऑपरेशन हुआ है, आज तक बच्ची जो है वो ठीक नहीं हुई। ओह माय गॉड, आज तक। और ये इसके मेरे पास वो ट्रांजैक्शंस भी हैं जो हमने उनको ट्रांजैक्शन पैसे पे किए हैं, और सारे बिल्स हैं हमारे पास। अगर मैं समझता हूँ कि मुझे उस पर केस करना चाहिए था, लेकिन उस बच्ची के पेरेंट्स कहते हैं कि हमने केस नहीं करना क्योंकि अभी फर्दर प्रोसीजर रहता है, बच्ची अभी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई। और हर प्रोसीजर पे वो 25-30 हज़ार जब जाते हैं जी, हमने इसकी प्लेट्स निकालनी है, हमने इसके रॉड्स निकालने हैं, ये करना है वो करना है, हर प्रोसीजर पे वो 25-30 हज़ार रुपये उससे ले लेते हैं। हालांकि इनिशियली उन्होंने कहा था कि आपकी 200,000 कॉस्ट आएगी, अभी इसकी कॉस्ट 450,000 से क्रॉस कर चुकी है। ये देखें कि ये हो रहा है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मरीज जाए, उसको बुखार है, तो क्या हम बुखार से अंदाज़ा नहीं लगा सकते? एक जो वहाँ पे फिजिशियन या कंसल्टेंट बैठा हुआ है वो बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकता है ये बुखार गला ख़राब होने की वजह से है, या ये डेंगू है, ये मलेरिया है, या ये टाइफाइड है। उसको पेशेंट की बात सुन के उसको बड़े अच्छे उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो लैब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाता है। 3-4 हज़ार की लैब इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर वो जो मेडिसिन लिख के देता है वो भी हॉस्पिटल की फार्मेसी से ही मिलनी होती है, वो कहीं और से मिलती भी नहीं है मेडिसिन। प्रॉफिट बेस सीरीज चल रही है, प्योर प्रॉफिट बेस मामला चल रहा है सारा, और प्योर बिजनेस है ये। इससे बेहतर तो बिजनेस है नहीं कोई पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहूँ कि साउथ एशिया में ये बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ये जो लोग इसमें हैं वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जैसे आपने ये एक केस बताया है, ऐसे हज़ारों लाखों केस हैं हम डेली बेसिस पे देखते हैं। मेरे एक जानने वाले, उनके बेटे को ऐसे ही डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई, वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। खैर डेज़ भी कुछ उस तरह के थे, चांद रात और ईद वगैरह चल रही थी, तो वो बच्चा 3 दिन बस बेड पे लेटा हुआ है और वो यूरिन बेड पे पास करता जा रहा है। किसी ने उसे यूरिन पाइप तक भी नहीं लगाया और ईद के दूसरे दिन उसकी डेथ भी हो गई। तो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट समझा नहीं जाता, देखा नहीं जाता कि भाई कोई मर रहा है
तो मर जाए, कोई ज़िंदा है तो ठीक है, वो पड़ा है बिस्तर पे तो पड़ा है। 4-4 दिन तो हम सिर्फ इस वेट में बैठे रहते हैं कि हमारी बीमारी डायग्नोज हो जाएगी कि इस बच्चे को या हमें बीमारी क्या है। तो ये सब सिस्टम किस तरह ठीक हो सकता है? अगर मैं बात करूँ ना डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस इसको क्या कहते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस या कंडीशनल डायग्नोसिस। ये तो फर्स्ट इंटरेक्शन से हो जाता है कि इसको बच्चे को मसला क्या है। ठीक है, जो लैब इन्वेस्टिगेशन है, लैब रिपोर्ट्स होती हैं, वो कंफर्मेशन के लिए होती हैं और इसलिए होती हैं कि प्रॉब्लम कितना सीवियर है। वरना जो अच्छा कंसल्टेंट है, अच्छा फिजिशियन है, वो फर्स्ट इंटरेक्शन पे आपकी तवज्जो से बात सुने 10 मिनट, उसको पहले इंटरेक्शन पे अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, जितना उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है। अब तो खैर उनके एक्सपीरियंस ही ऐसे हैं, पेशेंट की बात ध्यान से सुनते ही नहीं। क्या एक्सपीरियंस है? कुछ भी नहीं। पेशेंट की बात ध्यान से सुनेंगे तो एक्सपीरियंस होगा ना। पहले तो वो अभी पेशेंट बोल रहा होता है तो वो पूरा आपको प्रिस्क्रिप्शन रेडी ध्यान करके से दे देते सुनते हैं। ही नहीं है पेशेंट की बात। पहले आपने सुना होगा नब्ज़ शहनाज हकीम होते थे, पहले वो नब्ज़ पे हाथ रखते थे। और पेशेंट की बात तो ध्यान से सुने आप। उनका एक्सपीरियंस ही सारा ऐसा है कि उन्होंने पेशेंट की बात ध्यान से सुनी नहीं और लैब रिपोर्ट पे वो सारा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं अपनी सारी। मेरी मेरी बेगम जो है, मेरी अपनी वाइफ जो है, उसके पेट में दर्द हुआ, 3-4 दिन दर्द रहा, क्योंकि मैं उसके वाले से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेता हूँ। मैंने कहा चलो गायनी को चेक करवाते हैं। पाक अरब के बाहर एक हॉस्पिटल है, बड़े मशहूर गायनी स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठते हैं। लाहौर की बहुत मशहूर गायनी स्पेशलिस्ट है, उनका वहाँ प्रोफेसर है, उनका बड़ा नाम है। मैंने उनसे टाइम लिया, मैं ले गया वहाँ पे, मैंने बताया मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन का और ये मेरी बेगम है। इसको उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीकॉस उसकी दवाई लिख दी। मैं बाहर निकला और मुझे कहती हैं आज मरीज़ ज़रा ज़्यादा हैं तो आपको मैं कम टाइम दूंगी, तो आप ज़रा ये देख लें। मैंने कहा बात करना चाहिए। कहते आज काइंडली प्लीज़ मरीज़ ज़्यादा हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको टाइम दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर निकला, मैंने प्रेस्क्रिप्शन देखा, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का था। मैंने कहा मेरी बेगम को तो इस तरह का कोई सिम्टम ही नहीं है। मैं वहाँ से निकला और जनरल अस्पताल के सामने एक अल्ट्रासाउंड की सेंटर है, बहुत अच्छा, पूरे लाहौर में उसका बहुत अच्छा नाम है। मैं उनका नाम नहीं लेता यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड सेंटर है। मेरे वहाँ पे जानने वाला एक डॉक्टर है, मैं वहाँ पे गया, मैंने उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, टाइम लिया कि इस तरह मैंने चेक करवाना है। रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार चेक करना है, इसको क्या मसला है गायनी का। उसने कहा गायनी का तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा दोबारा चेक करो। उसने 2 दफ़ा चेक किया। उसने कहा ना, उसकी रिपोर्ट भी पड़ी है मेरे पास। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये तो डॉक्टर ने PCOS की मेडिसिन लिख दी है, 7,000 की 15 दिन की मेडिसिन। कहता ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे रिपोर्ट जहाँ से मर्जी चेक करानी है, ये मैंने स्कैन दे दिया है तुम्हें, ये जहाँ मर्जी जाओ चेक कराओ, मेरी तरफ से ओके। और वो इस 8-9 महीने इस वाक्य को हो गए हैं। बेगम ठीक है, उसको पेन किलर्स दिए, थोड़ा सा एंटीबायोटिक दिए जो वो देते हैं रेगुलर गैस्ट्राइटिस में, वो दिए और वो ठीक होगी। तो ये तो हॉस्पिटल्स में हो रहा है। अब मैं क्योंकि मेडिसिन की फील्ड से हूँ, मुझे पता है कि इसको ये प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो जो बच्चा वहाँ पे हॉस्पिटल में गया है, बहुत ज़रूरी है इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में आप रेफरेंस निकाल के जाएं, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफरेंस के बगैर वो लूटते हैं। मॉडल टाउन के अंदर एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, मेरा एक दोस्त हुआ, वो भी उसकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई थी, तो उसके भी पेट में दर्द हुई, उन्होंने रात को उसको एडमिट कर लिया। वहाँ पे चले गए, रात को एडमिट कर लिया, तो 2 दिन का बिल है 190,000। तो उसने कहा अभी ये मुझे बताएं तो सही, ये कैसे बने 109? 2 दिन का बिल है। वो कहते ये बेड चार्जेस हैं, ये हमारे सर्विस नर्सिंग चार्जेस हैं, ये डॉक्टर के हैं। डॉक्टर के एक विज़िट के मेरे ख्याल में 1200-1300 एक विज़िट के डॉक्टर के डाले हुए। डॉक्टर ने जी 3 दफ़ा आपको विज़िट किया दिन में, और बाकी कोई 1,30,000 के करीब मेडिसिन के चार्जेस हैं। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा यार ये देखो तो सही, मेडिसिन के 1,30,000 की कौन सी मेडिसिन इसने मुझे लगा दी है 2 दिनों के अंदर। वो मेडिसिन की लिस्ट देने पे राज़ी नहीं है वो। हम आपको लिस्ट नहीं दे सकते, ये हमारा इंटरनल मामला है। ऐसा लोगों को, और इंश्योरेंस वाले पाकिस्तान में वो उनके साथ मिले हुए हैं। अगर किसी की 2-2.5 लाख रुपए की रेंज है, तो इंश्योरेंस वालों ने ऐसा कोई उनके साथ, हॉस्पिटल वालों के साथ गेम डाली हुई है कि जाहिर है कोर्स तो हमें भी पता है,
ये 2 दिन की चलें डॉक्टर के चार्जेस डाल दें, आप केयर के चार्जेस डाल दें, लेकिन मेडिसिन 1.5 लाख की तो नहीं लग सकती है बंदे को 2 दिन में। कौन सी मेडिसिन ऐसी लगा रहे हैं, कौन सी कोरिया से इंजेक्शन मंगवा के डायरेक्ट लगवा रहे हैं पेशेंट को, ऐसा नहीं। मैक्सिमम 10-15 हज़ार की मेडिसिन लगती है, लेकिन वो जो इंश्योरेंस वाले हैं वो उसका उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट नहीं करते, क्योंकि उनको भी इसमें से मिल रहा होता है, हिस्सा मिल रहा होता है, और हॉस्पिटल्स वाले तो कमा ही रहे हैं। खैर, आप इंश्योरेंस की बेस पे किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वो तो तबाही बिल बनाते हैं। इतने बुरे हालात हैं, बेशक वो पब्लिक सेक्टर है, बेशक वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, मतलब सेहत वाइज हम इतना ज़्यादा नीचे फॉल कर रहे हैं। और जिस मुल्क में अगर सेहत का ये मयार है, तो आप मुझे खुद बताएं कि वहाँ पे हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सेहत के हवाले से तो हम सेहत तो हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि 1% बजट है, 1% इज़ इनफ बजट। अगर हम वो सेहत पे लगाएं, जितनी हमारी इस वक्त फैसिलिटीज़ है ना, जितनी थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए 1% बजट इनफ है, अगर इस पर करप्शन ना हो। लेकिन इसमें करप्शन इतनी है और इसमें लोगों के कमीशंस इतने हैं कि उसके बाद फिर 1% जो बजट है वो नाकाफ़ी है। वरना ये सिस्टम बहुत अच्छा चले। हॉस्पिटल में जो मेडिसिन आ रही है, वो मेडिसिन की एक्चुअल कॉस्ट जो मरीज़ को पड़ रही है, जो मरीज़ को फ़ायदा हो रहा है ना उस मेडिसिन से, वो 10% से फ़ायदा हो रहा है। बाकी 85 to 90% जो है वो तो कमीशन में जा रहा है सारा। इसी तरह फिर काफ़ी सारे मसाइल हैं। आप देखिए ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई बंदा सर्जन के, हम कहते हैं कि हमने बड़े डॉक्टर को चेक कराना है और हम सर्जन को कहते हैं बड़ा डॉक्टर है, सर्जन जी बड़ा डॉक्टर है। अमूमन हमारे यहाँ ये एक मिसकंसेप्शन है। वो सर्जन के पास जाते हैं, हल्का सा हाथ में दर्द है, वो तो कहता है ऑपरेशन होगा। सर्जरी तो बहुत बहुत ज़्यादा आम वो हो कहता है गई हैं। ऑपरेशन होगा। घुटने में दर्द है, वो कहता है ऑपरेशन होगा। आपकी कमर में दर्द है, थोड़ी सी पेचीदगी है, डिस्क डिसलोकेट हुई है, वो कहता है ऑपरेशन होगा। सर्जन के पास जाएंगे तो वो तो यही कहेगा कि मैं इसकी सर्जरी करूंगा। आप जैसे पाकिस्तान में आपने गाड़ी है आपके पास, आप गाड़ी किसी मैकेनिक के पास, वैसे ही सही सलामत गाड़ी अब किसी मैकेनिक के पास ले जाए, वो कहेगा इसका जी ये एसी भी इसका ख़राब है, इसकी वायरिंग भी सारी नई डलने वाली है। ये डॉक्टर्स में और उस मैकेनिक में अखलाकी वाले से कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर भी वही अपने कस्टमर का हाल कर रहा है जो एक अनपढ़ मैकेनिक कर रहा है। फिर कहाँ से सिस्टम आ गया हमारा, कहाँ से हेल्थ आ गई। लोग तुम्हारे यहाँ डायग्नोसिस गलत होने की वजह से मर जाते हैं। एक मेरे पास हमारे अंकल हैं, वो मेरे फार्मेसी के पास ही रहते हैं। वो सुबह सुबह आए और आके सर पकड़ के बैठ गए मेरे पास। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार मुझे राइट साइड पे पसली के नीचे दर्द हुई है, मैं जनरल अस्पताल की एमरजेंसी में गया हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ के सारी रात मेरे हार्ट स्ट्रोक की मैनेजमेंट करते रहे। वो तो अल्लाह भला करे, सुबह सीनियर रजिस्ट्रार आया और उसने कहा कि ये तो कह रहे हैं मेरी राइट साइड पे दर्द है, तुम लोग कह रहे हो लिखा हुआ है कि इसकी लेफ्ट साइड पे दर्द है। उसने इतने ध्यान से सुना तक नहीं कि दर्द कहाँ हो रही है। रेगुलर मेरे पास ऐसे प्रिस्क्रिप्शन आते हैं सरकारी हॉस्पिटल के, रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं पिछले 17 साल से पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ मेडिसिन में, कि वो मेडिसिन गलत लिखी होती है। एंटीबायोटिक के साथ एसेंशियल है कुछ चीज़ें देना, वो चीज़ें नहीं दी। एक प्रेस्क्रिप्शन के लिए एसेंशियल चीज़ें, एक ही चीज़ लिख के मरीज को टीका लगा के दर्द का उसको कह जाओ। जिसको दर्द हो रही है उसकी रूट कोज तो एलिमिनेट की नहीं है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं वो तो ऐसा इलाज करते हैं कि ये बंदा पहली और आखिरी दफ़ा आया हमारे पास, लूट लो जितना इससे हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो तो बिजनेस हेवन्स हैं, इतना वहाँ पे मामला ख़राब है। फिर क्लिनिक में चले जाएं आप, तो क्लिनिक वाला जो डॉक्टर है वो अगर तो आप उसको जानते हैं, ठीक है, अगर आप रेगुलर जा रहे हैं उसके पास, रेगुलर विजिट्स होते हैं, फैमिली डॉक्टर जिसको कहते हैं, तो फिर वो आपका थोड़ा सा लिहाज करता है, ठीक है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन वो करवा लेता है, वो भी लैब इन्वेस्टिगेशन में 80% ऑफ द केसेस में लैब इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी नहीं है। मैं अगर किसी की फैमिली को जानता हूँ, कोई बंदा मेरे पास रेगुलर आ रहा है, तो मुझे पता है कि इसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स है लोगों को, इसको ब्लड प्रेशर है, इसको शुगर है, ये बच्चा बाहर से चीज़ें लेके खाता है,
इसका गला ही ख़राब होगा जब होगा, खांसी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। मेरे एरिया में, अगर मैं किसी क्लिनिक पे बैठा हूँ, मैं अपनी फार्मेसी बैठा हूँ, मुझे पता है मेरे एरिया में ये आउटब्रेक है, इस वक्त मेरे एरिया में डेंगू ज़्यादा है, इस वक्त मेरे एरिया में गला ख़राब ज़्यादा है, इस वक्त मेरे एरिया में कोरोना के पेशेंट हैं। मुझे अपने एरिया का पता होता है क्योंकि रेगुलर पेशेंट आ रहे हैं। अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो मैं उनकी बात ही नहीं सुनूंगा। वो डॉक्टर टीपू सुल्तान जो हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ मरीज़ का इलाज नहीं होता, उसकी जो लैब इन्वेस्टिगेशन है उसका इलाज होता है। बाज़ औक़ात लैब इन्वेस्टिगेशन मरीज़ की जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे, क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन हम फिर भी लैब अक्सर आपने देखा होगा कि इसको को रिलेट करें क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ, लैब रिपोर्ट के नीचे लिखा होता है। वो को रिलेट करते ही नहीं है, वो सिर्फ लैब रिपोर्ट्स देखते हैं और उसकी बेस पे मरीज़ का इलाज शुरू कर देते हैं। मरीज़ गलत दवाइयों से मरते हैं हमारे यहाँ, और ये सारा जो सिस्टम चल रहा है ये ऐसे ही चल रहा है। आते हैं, इन पे छापे पड़ते हैं, वो छूट जाते हैं। हेल्थ केयर कमीशन वाले आते हैं और छापे मारते हैं। जाहिर है हर किसी के पास इसका हल मौजूद है। एक हॉस्पिटल में एक मदर गई हैं अपने बच्चे को लेके, तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे को तो बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं किसी भी डिज़ीज़ के, तो इसका जो ना ब्लड लगेगा, फ़ौरन से ब्लड का जो है ना बहुत कमी है, तो इसको ब्लड लगेगा। ब्लड उन्होंने बताया कि बच्चे का ब्लड रिपोर्ट जो है, ब्लड टेस्ट करवाएं तो वो पता चला AB पॉजिटिव है। अच्छा, माँ को नहीं पता था ब्लड ग्रुप क्या है, माँ को आइडिया नहीं था। मैंने कहा ठीक है AB पॉजिटिव है, उन्होंने फ़ौरन से अरेंज कर दिया, आप इसको ये ब्लड लगवाएँ। अच्छा जी। अब उसने कहा कि ब्लड लगवाने से पहले 1 सेकंड मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर लूँ ताकि मेरे हस्बैंड आ जाएं। अब जब हस्बैंड आए, हस्बैंड ने कहा कि मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप AB नहीं है, AB पॉजिटिव नहीं है इसका ब्लड ग्रुप, इसका तो O नेगेटिव ब्लड है, तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा चेक करें। तो उसने जब दोबारा चेक किया तो कहते कि ब्लड ग्रुप तो O नेगेटिव है, और ब्लड लगते लगते वो बच्चा बच गया। तो फिर उसके हस्बैंड ने बोला कि अब जो है ना इसकी वो रिपोर्ट भी दोबारा चेक करें कि ये इसको वाकई ब्लड की कमी है कि नहीं है। और जब वो चेक करवाई तो उसको ब्लड की कमी भी नहीं थी, और अगर वो गलत ब्लड उसके अंदर चला जाता तो उसकी तो फौरी तौर पे डेथ हो जाती। बिल्कुल, इसको कहते हैं सडन डेथ। ये इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं हमारे पास जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो, और जो छोटी प्राइवेट लैब्स हैं, लेबोरेटरीज, उनमें तो बाज़-औक़ात कुछ मिनिमल टेस्ट परफॉर्म ही नहीं किए जाते। पेशेंट की कंडीशन, उसकी एज और उसकी जो सिम्टम्स आ उसकी बेस पे ब्लड रिपोर्ट बना दी जाती है। ये रेगुलर केसेस में होता है। इसलिए मैं अपने जानने वाले सबको कहता हूँ कि अगर आपने ब्लड रिपोर्ट कहीं से करवानी है तो सबसे अच्छी लैब जो आपकी विसिनिटी में है वहाँ से करवाएं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक छोटी मोटी लैब में कंटामिनेशन होती है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं कर रहा, या उन्होंने ऐसे करना होता है कि जो सैंपल है वो खुद परफॉर्म नहीं करते, किसी और लैब से परफॉर्म कराते हैं, उसमें मिस हैंडलिंग भी होती है। ठीक है, वो जो मिस हैंडलिंग होती है वो उसका फिर भरपाई पेशेंट को देनी पड़ती है, और इसकी वजह से पेशेंट्स को हम ये रॉन्ग डायग्नोसिस है, इसकी बेसिस पे रॉन्ग डायग्नोसिस होता है, और हमारे यहाँ ये चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक एज़मा की पेशेंट आई मेरे पास फार्मेसी पे, और उन्होंने कहा कि मुझे ये दवाई दे दी। मैंने कहा ये दवाई कौन खा रहा है? कहती मैं खा रही हूँ। मैंने कहा तो एज़मा की दवाई है, मुझे खुद भी एज़मा है, इसलिए मैं एज़मा के पेशेंट की वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, और वहाँ पर बातचीत भी कर लेते हैं हम पेशेंट के साथ। मैंने कहा ये तो एज़मा की दवाई है। कहती हाँ मुझे दवा। मैंने कब से? कहती 3 साल से। अच्छा, मैंने कहा कि क्या आपको एज़मा क्या सिम्टम पता? कहते जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना तो मुझे बड़ा सांस चढ़ता है। मैंने कहा इसके अलावा रात को कभी खांसी आती हो बहुत ज़्यादा, या आपको सांस लेने में दुश्वारी हो? कहती नहीं ऐसा कोई मुझे मसला नहीं है, लेकिन जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना तब मुझे सांस चढ़ती। सीढ़ियाँ चढ़ने का मतलब ये है कि उनके जो थाई मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, बस उनको एज़मा का प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 साल से वो एज़मा की दवाई खा रही है। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट जो रॉन्ग डायग्नोसिस ले रहे हैं, चल रहा है काम। अब हम डॉक्टर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें तो किस पे करें? लाइक डॉक्टर इटसेल्फ अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा पेशा है कि जिसमें आपको ऑनेस्ट भी रहना चाहिए, आपको एथिकली चीज़ें भी देखना चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि हम पे कितनी जानें रिलाई कर रही हैं, कितने लोग अपने होप्स लेके हमारे पास आते हैं। कि मतलब वो इस तरह का प्रोफेशन है जिसमें इंटेग्रिटी, जिसमें ऑनेस्ट, जिसमें एथिकल वैल्यूज़ को आपने देखना है। डॉक्टर्स को ऐसे ही फरिश्ता नहीं कहा जाता पहले। अब तो मुझे नहीं पता, अब तो सारे छुरी चाकू लेके खड़े हो गए हैं कि भाई बस काट दो, देख लो जो होता है। लेकिन डॉक्टर इटसेल्फ बहुत अच्छा खूबसूरत
पेशा कहा जाता है। तो अगर वो मरीज़ों के साथ ऐसे करेंगे तो फिर हम किस पे रिलाय करें, हम किस पे ट्रस्ट करें, हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि आज से 20-25 साल पहले ये पेशा बिल्कुल ऐसा ही था। अगर हम 25 साल पहले जाएं तो हम भी जब छोटे होते थे हम डॉक्टर के पास बड़े प्यार से बैठाते, ये वो, कभी उनके पास कभी कभी टॉफ़ियाँ भी निकल आती थी, वो बच्चों को दे भी देते थे, ये खाओ बेटा। हम रो पीट रहे होते थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। और बड़ा बात सुनते थे कम से कम पेशेंट की बहुत ज़्यादा। अब तो डॉक्टर ये कहते हैं दूसरे डॉक्टर का जो मरीज़ आया ना उसको भी पेशेंट दवाई माफ़ नहीं है, पैसे माफ़ नहीं है, उसको फीस माफ़ नहीं है, बल्कि दूसरे डॉक्टर को भी पैसे माफ़ नहीं है। अगर मैंने जाके कहीं गया हूँ, मैंने अपना तारुफ करा दिया है, वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, उसने फीस पूरी, पहले ये होता था फीस भी माफ़, अब किसी डॉक्टर के रेफरेंस से आए हैं तो उसको भी फीस माफ़, ठीक है। दवाई भी वो कहता था कि चलें ये मेरे पल्ले से ले लें, कोई बात नहीं, सबसे कमाते हैं, आपसे थोड़ी कमाएंगे। अब वो नहीं, अब उसको डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाए, उसको कहते फीस तो हम आपसे पूरी लेंगे, बाकी तो बात मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है आप भी डॉक्टर हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर उसको पता है कि मैंने जो 2 नंबरी करनी है मैं नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है फिर उसने कुछ ना कुछ तो पैसे कमाने हैं। पेशेंट्स गिने होते हैं, प्रेशर होता है हॉस्पिटल्स में, जो टारगेट्स दिए जाते हैं। टारगेट्स हैं, जूनियर हैं और सीनियर्स हैं। जूनियर डॉक्टर्स को टारगेट दिए जाते हैं कि इतने पेशेंट्स तुमने हर सूरत चेक करने, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में टारगेट हैं कि इतनी रिपोर्ट्स और इतने मरीज़ जो हैं हमने चेक करके इनको फ़लाँ मेडिकल स्टोर्स पे भेजना है। जहाँ पे मेडिसिन डिस्पेंस हो रही हैं वहाँ पे तो माशाल्लाह क्या बात है, जो कंपनियां सप्लाई कर रही हैं मेडिसिन उनके साथ डीलिंग होती है। और हमारे माशाल्लाह एलोपैथी के हॉस्पिटल्स में हर्बल भी चल रही है, जो कि लीगली अलाउ नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर हर्बल नहीं, MBBS डॉक्टर हर्बल दवाई ना जानता है ना वो लिख सकता है, लेकिन वहाँ पे चल रही है, वो चला रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। 10 रुपए की, असल में 10-15 रुपए की वो शीशी है मेडिसिन की, और उसकी कॉस्ट है 600 रुपये 700 रुपये, ठीक है। इसी तरह जो आजकल न्यूट्रास्यूटिकल आ रहे हैं इनके साथ भी लिख रहे हैं सारा कुछ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको टारगेट मिलते हैं जूनियर्स को कि इतने पेशेंट आपने चेक करने हैं, इतनी रिपोर्ट्स और इतनी मेडिसिन हमारी दिन की निकलनी चाहिए, ठीक है। जो सीनियर्स हैं उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो तो यहाँ तक सूरत हाल है कि वो ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड की पेमेंट या जो इंस्टीट्यूशनल पेमेंट है वो रिसीव नहीं करते, वो कहते कैश रिसीव करेंगे हम। अगर हम दूसरी पेमेंट रिसीव करेंगे तो वो तो फिर हमारे टैक्स नेट में आ जाएगी, तो हम कैश रिसीव करेंगे। हमारे यहाँ तो ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि आप किसी लेवल पे किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? वो हॉस्पिटल जाने से पहले, दवाई लेने जाने से पहले, किसी अपने को चेकअप कराने से पहले उनको क्या माइंड में रखना चाहिए? कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो उनको सोच समझ के जाना चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हमसे ट्रीट किया जा सकता है और हमने ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूर इकदाम उठाने हैं? ये बहुत मुश्किल बात है। पेशेंट जब उसको हर जगह लोग बैठे होंगे ना, वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अभी अभी मार्केट में आए हैं। जैसे ही कोई हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट वर्किंग फील्ड में आता है, प्रोफेशनल फील्ड में आता है, उसकी वहीं से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, ये टोके छुरियों वाली, चाकू छुरियों वाली। तो अगर उसका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है तो वो डेली बेस पे लोगों को डील कर रहा है, तो ये बहुत मुश्किल बात है कि हम ये कहें कि पेशेंट ये काम करके तो सही इलाज हासिल कर लेट्स सकता सपोज है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को डील नहीं किया जा रहा, जैसे मैंने आपको एक बताया भी है कि वो बच्चा बेड पे लेटा है, वो 4 दिन से बेड पे लेटा है, यूरिन पास कर रहा है, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी डॉक्टर के पास, कि यूरिन पाइप तक वो उस बच्चे को लगा दें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स क्या करें? इसका लीगल प्रोसीजर यही है कि आप उनकी शिकायत करें लीगल, लेकिन किससे शिकायत करें? ये हमारे पास अब कहाँ जाएं हम? आवेगा आवारा पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क ही इस सिस्टम के साथ तहत चल रहा है। सिर्फ हेल्थ सिस्टम की बात नहीं कर रहे हम, तमाम सिस्टम्स ऐसे चल रहे हैं। हम कहाँ शिकायत करें, किसकी शिकायत करें? ये बहुत मुश्किल है कि ये सिस्टम इस तरह ठीक हो और किसी को सही ट्रीटमेंट। हाँ, एक हल है कि आपका वहाँ पे कोई रेफरेंस निकल आए और उस रेफरेंस से आपकी वो ट्रीटमेंट हो जाए। अदरवाइज कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्पेशलिटी के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो रश ही इतना होता है
कि वहाँ पे हर पेशेंट को इंडिविजुअली डील करना मुश्किल है। लेकिन अब कुछ हद तक निज़ाम बेहतर हो रहा है। अगर किसी हॉस्पिटल्स का कोई शिकायत लग जाती है, हम सिर्फ पंजाब के हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंध की भी बात कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान की भी बात करें, हम KPK की भी बात करें, हम गिलगित बल्तिस्तान की भी बात करें। अगर किसी हॉस्पिटल की कोई शिकायत लग जाती है, वहाँ पे कोई इशू हाईलाइट हो जाता है। अब देखो पिछले दिनों मेडिसिन नहीं थी म्यू हॉस्पिटल में, तो उसके जो MS हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हुआ था कि ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ। वो तो पहले ही रिज़ाइन कर चुके थे। अगर वहाँ पे चीज़ कोई हाईलाइट हो जाती है तो उसका कुछ देर तक उसके मामलात बेहतर होते हैं। फिर क्योंकि लोग सारे उसी सिस्टम के तहत चल रहे हैं, करप्ट हैं और उन्होंने वो करप्शन का मज़ा चखा हुआ है, तो वो दोबारा सिस्टम को फोर्सफुली उस तरफ लेके आने की कोशिश करते हैं अगर कोई सही करता है तो अगर कोई बंदा वहाँ पे फोर्स करता है कि नहीं मैं सिस्टम को ठीक करूँगा, तो ये फिर पूरा सिस्टम मिल के उसको सिस्टम से निकालने की कोशिश करता है। तो ये बहुत मुश्किल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारे एक्सपेंसेस कम हों और सरकारी हॉस्पिटल्स में हमारा इलाज सही हो, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सिस्टम को कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं, जो जिसका बन पड़ता है। पूरे सिस्टम में अगर कोई एक आदमी है वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है। एक वाहिद हल ये है कि गवर्नमेंट सिस्टम्स में कि आपके पास रेफरेंस हो, तो आपका वहाँ पे कोई तसल्ली बख्श इलाज हो जाए। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन तसल्ली बख्श हो जाएगा। और प्राइवेट में जा रहे हैं तो प्राइवेट में तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप वो इलाज नहीं करवा सकते। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत सारी हमें हॉस्पिटल की इस तरह की रियलिटी सामने आई है जो हमारी आंख से ओझल थी। तो आई विश कि ये निज़ाम ठीक हो जाए, हम अपनी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, और सेहत अगर हमारे पास है तो हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह चल रहा है हालात तो वैसे ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अगर आपका या आपके इर्द गिर्द कोई भी पेशेंट किसी भी तरह के स्कैम से गुजरा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से भी किसी की जान बच सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।